तो आज जो कुछ हुआ वो बस एक ट्रिगर था। और ये जो बड़े बड़े आपको फॉल्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहा है। अगर पी बाकी एशियन मार्केट्स की तरह 10, 12, 13 हो गए, जो लोग पिछले 3-4 सालों में मार्केट में आए हैं, सीधा ईमेल से उन्हें सामान। पहली चीज कि हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक को खरीदना बंद, चाहे आप सिप कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो। कुएं का मेंढक बन के बने रहने में कोई फायदा नहीं। ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं क्या? स्टॉक का नाम है एनवीडिया, ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। सर, आज मार्केट में रिकवरी के चांसेस तो थे, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया, इतना पैनिक? जो सेटअप बन रहा था उसमें टेक्निकल बाउंस की, एक छोटे मोटे बाउंस की पॉसिबिलिटी थी। ये हमने भी आपके साथ शेयर किया था। लेकिन हम बार बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो बिगर पिक्चर है वो ये है कि बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है और जो सेलिंग है ये लंबी चलने वाली है। ये बार बार हम अपने वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो आज जो कुछ हुआ वो बस एक ट्रिगर था, लेकिन इसके साइंस हमें काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहे थे। ओके, सो क्या थे साइंस? पहला, मैं आपसे लगातार स्टॉक डंपिंग कह रहा हूँ। ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, टर्नओवर देखने को मिल रहा है और मार्केट्स गिर रहे हैं। अननेचुरल, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। दूसरा, एफआईआई की नॉन स्टॉप सेलिंग अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। इक्विटी मार्केट में भी सेल कर रहे हैं, ऑप्शंस में भी कर रहे हैं, फ्यूचर में भी कर रहे हैं और पुट्स भी खरीद रहे हैं। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि कुछ ना कुछ उन्हें पता है। कल की वीडियो में उसका जो ट्रिगर था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थंबनेल का टाइटल इटसेल्फ वाज कि कुछ बड़ा होगा, और साथ में जो ट्रिगर था वो भी शेयर किया कि जो अदानी जी के ऊपर जो यूएस के साथ जो कुछ चल रहा है वो अब इंडियन गवर्नमेंट को बाईपास करके सीधा ईमेल से उन्हें सामान भेजने की मंजूरी वहाँ का जो एसईसी है, यानी कि जो सेबी का इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन है यूएसए में, वो कोर्ट से मांग रहा है कि भाई हमें परमिट करो कि हम ये सामान डायरेक्टली ईमेल पर भेज दें। ओके, और देखिए, ज़्यादा कुछ इस बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसका डीप इम्पैक्ट मार्केट में हो रहा था और हो रहा है और आगे भी होगा। ओके, और कुछ मार्केट में अदृश्य शक्तियां हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं और वो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ कर रही हैं और मुझे लगता है आगे भी करेगी। तो इसलिए उसका आज हम एक रिजल्ट देखने को मिला है, वो ट्रिगर आ गया। तो जो एक बाउंस की, जो टेक्निकल बाउंस की पॉसिबिलिटी थी वो अब नेगेट हो गई है। अभी भी अगर देखें तो ये समन अभी भी पहुंचा नहीं है। ओके, तो अभी भी एक कई बड़े क्वेश्चंस हैं। क्या ये समन आएगा ईमेल में? आएगा तो क्या होगा? वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मार्केट में एक बहुत बड़ी अब अनसर्टेनिटी हो गई है कि आगे क्या। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा और मैं लीगल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ कि इसका क्या होगा। सो मैं यहाँ पर कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ आगे क्या होगा, लेकिन इसको लेकर मार्केट्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड कि क्या होगा। क्या ये छोटी मोटी खबर होके सब खत्म, रफा दफा हो जाएगा? क्या होगा? तो ये जो नर्वसनेस है ना मार्केट में, ये जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर ऐसा चलेगा आने वाले दिनों में। अब सर, मार्केट में दो तरीके के थॉट्स चल रहे हैं। एक तरफ रिटेल वाले दुखी हैं, उनके पोर्टफोलियोज डीप रेड में हैं और वो खरीद भी नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ एक और थॉट ये है कि खरीदते रहो, डिप में और खरीदते रहो और कभी ना कभी तो मार्केट ऊपर आ ही जाएगा। तो ऐसे में रिटेल वाला करे तो करे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों में लोगों ने मार्केट को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। ओवर सिंप्लीफाई कैसे कर दिया है कि खरीदते रहो, मार्केट तो हमेशा ऊपर जाता है, आगे भी ऊपर जाएगा। खास करके जो लोग पिछले 3-4 सालों में मार्केट में आए हैं, चूँकि उन्होंने मार्केट्स का बुरा टाइम नहीं देखा है,
इसलिए उन्हें नहीं पता है, उन्हें लगता है कि इसमें क्या है, खरीद लो, गिर गया तो क्या हुआ, कुछ दिनों में चढ़ जाएगा। एक बहुत ही मतलब एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अगर इतना ही आसान है तो फिर तो हर कोई काम छोड़ के मार्केट में ही पैसे लगाए, क्या दिक्कत है, सरकारें भी लगाएं, वो हर कोई मार्केट में लगाए, हर कोई रिच बन जाएगा। हमें देखना चाहिए कि मार्केट्स तो इतने सालों से चल रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 10, 15, 20 साल से मार्केट में हैं और उन्होंने वो वेल्दी बने, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन क्या एक्चुअली बैंक तक पैसा गया है? तो ये जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है कि बाय द डे मार्केट तो ऊपर जाएगा, ये कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। पहला एजम्पशन क्या है कि हमारी इकॉनमी ग्रो करती रहेगी। क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल है? क्या जापान की तरह या बाकी डेवलप्ड मार्केट्स की तरह हमारी ग्रोथ कहीं ऐसा ना हो कि वो पीक आउट हो जाए? क्या ऐसा हमेशा होगा कि हम 22-23 पी ही कमांड करेंगे? जब ग्रोथ नहीं होगी तो क्या वो हमें पी मिलेगा, मार्केट देगा? ऑलरेडी स्टॉक्स में तो पी करेक्शन होना शुरू हो गया, इंडेक्स तो वो सब जोमेटो वेमेटो डाल के हमने अभी भी पी मेंटेन कर रखा है। अगर पी बाकी एशियन मार्केट्स की तरह 10, 12, 13 हो गए, फिर क्या होगा? तो ये जो थ्योरी है ये बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, और वो एजम्पशंस कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा रहेंगे। ठीक है, अभी भी आप ऑफिशियली हम कहते हैं कि वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, जीडीपी ग्रो कर रही है, सब कह रहे हैं। वही ग्रोथ हमें कंपनी के रिजल्ट्स में क्यों नहीं दिख रहे हैं, उनके रेवेन्यू ग्रोथ में क्यों नहीं दिख रहे, उनके प्रॉफिट्स में क्यों नहीं दिख रहे? यानी कि कंट्री ग्रो कर रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर रही है? मतलब कहीं ना कहीं तो डिस्कनेक्ट है। तो ये सारे एजम्पशन अगर गलत साबित हो गए तो मार्केट में क्या होगा? अगर हम 22 पी से 10 पी पे आ गए तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है, इसलिए इसको इतना सिंप्लीफाई करके हमें नहीं सोचना है। अब बात करते हैं कि करना क्या हमें चाहिए। ओके, पहली चीज कि हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक को खरीदना बंद करें। चाहे आप सिप कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, मैं 100 रुपए की चीज को 200 रुपए में क्यों खरीदूं? ये आपको बंद करना है। अगर नहीं बंद करेंगे तो आप अपने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। मैं खरीदने के अगेंस्ट में नहीं हूं, आप खरीदिए, लेकिन अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस पर मत खरीदिए। ओके, आप सही वैल्यूएशन का वेट करिए, पहली चीज। दूसरी, थोड़ा कैश बचा के रखिए। आप अगर एक स्टॉक को खरीदे हैं 200 रुपए में, अगर वो 100 चला गया, फिर दोबारा 200 जाने में उसको कितने साल लग जाएंगे? तो जब वो 100 पे जाएगा नीचे के लेवल पे, आपके पास कैश ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा? ओके, तीसरा, आपको उन्हीं स्टॉक्स पर बने रहना चाहिए जो प्रॉफिट मेकिंग है और अगले 5 साल तक प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने स्टॉक को 30-40% करेक्शन पर खरीद सके, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टॉक को एग्जिट कर दीजिए। तो ये जो ओवर सिंप्लीफाई करने वाले लोग हैं, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, भाई मैं तो 25 साल से हूँ मार्केट में, मैंने तो देखा है लोगों को ये फॉर्मूला अपनाते हुए। मुझे तो नहीं दिखा उनकी कोई बहुत मेजर वेल्थ क्रिएट हो गई। 7-8% एट द बेस्ट उन्होंने CAGR कमाया है। तो उतना तो आपको बिना रिस्क लिए कितने एवेन्यूज हैं लगाने के लिए। जिन्होंने भी बड़े रिटर्न्स कमाए हैं, वेल्थ क्रिएट किया है, उन्होंने स्टॉक को सही प्राइस पर पकड़ा है। ओके, तो ओवर सिंप्लीफिकेशन ना करें। और दूसरी चीज कि अब देखिए जमाना अब ग्लोबल है। ओके, आपके पास पूरे इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, आपके पास ChatGPT और दूसरे AI के टूल्स हैं, आप दुनिया की किसी भी कंपनी की कुंडली निकाल सकते हैं। तो आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखिए। मैं क्यों सिर्फ एक मार्केट में पैसा लगाऊं? जहां मुझे ग्रोथ दिखेगी, जिस कंपनी में ग्रोथ दिखेगी, मैं उसमें लगाऊंगा। अगर आज मेरी
इन्फोसिस टीसीएस कंपनी 1% 2% के रफ्तार से ग्रो कर रही है, और वही एक आईटी की कंपनी या एआई की कंपनी हांगकांग में या चाइना में या अमेरिका में 25% के रफ्तार से ग्रो कर रही है या 15% के रफ्तार से ग्रो कर रही है। मैं वहां क्यों ना लगाऊं, जबकि उसी तरीके से घर में बैठे मैं लगा सकता हूं। तो वहां पे एक्सप्लोर करिए, खुद से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ओके, और कोई भी दुनिया का स्टॉक आप जाके गूगल में टाइप कर दीजिए, भाई मुझे फार्मा के 10 स्टॉक बता दो, एआई के 10 स्टॉक बता दो, वो आपको बता देगा। उसमें से आप नाम निकालिए। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, जेमिनाई यूज़ करते हैं, जो करते हैं वहाँ से उस स्टॉक की कुंडली निकाल लीजिए। बट वहाँ पर भी हमें वही गलती नहीं करनी है जो यहाँ आपने की, यानी कि 100 का माल 200 में खरीदा। ये गलती वहाँ पे रिपीट नहीं करनी है, फिर आपके साथ वही हालत हो जाएगी। और अगर आप डाउट में हैं, आप देखिए प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है। अगर प्रॉफिट कमा रही है, आपको लगता है भाव ज़्यादा है, तो 10% लीजिए, 20% लीजिए। जब वो गिर के नीचे आएगा, अगर फ्यूचर में कभी गिरा तो आप और लीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा अपने आउटलुक को ब्रॉडर करिए। कुएं का मेंढक बन के बने रहने में कोई फायदा नहीं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए, और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब सर एक और थॉट है जो मार्केट में चलता है कि ETF खरीद के बैठ जाओ, प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अब इसमें कितना सच्चाई है? सेम ओवर सिंप्लीफिकेशन। ETF तो मार्केट तो ऊपर ही जाना है, इंडेक्स तो ऊपर ही जाना है, खरीद के बैठ जाओ तो लॉस नहीं होगा। ये बात सही है कि लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको वो पैसे भी बना के कुछ खास नहीं देगा। उतना आप एफडी में भी कमा लोगे या कुछ और रेवेन्यूज़ में भी कमा लोगे। ओके, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सो जैसे अभी मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पर है, सो 2008 में भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर था। ओके, सो अगर आप एक निफ्टी का ETF लें, निप्पॉन 50 का जो ETF था उसको लीजिए। 2008 में क्या प्राइस था उसका? करीब 65, 68 कुछ ऐसा प्राइस था उसका। ओके, अब आपने मान लीजिए उस टाइम खरीदा, तो क्या हुआ? एक साल में वो 30%, 50% गिर गया, यानी कि 70 से 35 के करीब आ गया एक साल में। ठीक है, अब चलो आपने वहां पर भी आपने एवरेजिंग कर लिया, जो भी कर लिया। अब वो जो 68 का हाई था, आपको पता है कितने साल लगे उस हाई को पार करने में? 6 years, 6 साल पे वो ब्रेक इवन हुआ। अगर आपने नीचे के लेवल पर खरीदा, एवरेजिंग की, तब तो आप 6 साल में थोड़े प्रॉफिटेबल बन गए। तो 6 साल में आप ब्रेक इवन, यानी कि एफडी में आप लगाते
तो 7% का रिटर्न मिलता और यहाँ पर आपके 0% रिटर्न। 7 साल 6 साल में आपको 0% रिटर्न। ओके, चलिए ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट में आ गए। आज वही ETF इफ आई रिमेंबर करेक्टली 270-80 के आसपास होगा। अगर आप CAGR कैलकुलेट करेंगे ना, वही आपका 7% 7.5% के आसपास बनेगा। ओके, सो प्रॉफिट तो बना, जो थ्योरी सही है, लेकिन कोई अर्थ शैटरिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग, कोई वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे नहीं हुआ है। ओके, और ध्यान रहे 6 साल बीच में 0 रिटर्न। तो अगर आप बिल्कुल, आपको कुछ सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, आप बेशक खरीदिए, अच्छी स्ट्रैटेजी है, बट नीचे के लेवल के लिए कैपिटल रखना है। अगर उस वक्त नहीं खरीद पाए तो फिर वेस्ट है, फिर आप FD में रखिए, बेटर होगा। तो हमारे पास फंड्स होने चाहिए कि हम उसे 30-50% के नीचे खरीद सकें, और लॉन्ग टर्म कम से कम 10-15 साल का आउटलुक हमें रखना है। क्योंकि अगर हमारे मार्केट्स में सिग्निफिकेंट पी करेक्शन हो गया और आने वाले टाइम में 8-10 साल पी नहीं बढ़ा, फिर क्या होगा? आपके FD के रिटर्न ही आएंगे। ओके, सो ठीक है, आपके पैसे नहीं डूबेंगे, ये बात सही है, लेकिन कोई बहुत अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलेगा। इसलिए इसको भी ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई ना करें और बहुत ज़्यादा पैसा इसमें ना लगाएं। सर, जीरोधा के CEO ने MTF को लेके बड़ा रेड फ्लैग बताया है, ये कितना बड़ा रिस्क है? बड़ा रिस्क है। इनफैक्ट अभी जो मार्केट्स गिर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें से ये भी है। ओके, सो देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि MTF इज एक्चुअली मोर डेंजरस देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो सिर्फ 200 स्टॉक्स के ऊपर ही चलता है, MTF में तो 1300 स्टॉक्स रहते हैं। और मतलब जो अब तक की जो MTF की जो टोटल जो साइज़ है वो तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया। 50% गेन पिछले साल से बढ़ा है, और 1.3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बुक बन गया है। तो रिटेल में ये बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया है, और ब्रोकर्स ने भी उसको जम के बेचा है। अब इसमें आपके देखो इंटरेस्ट भी लगते हैं, तो जितने दिन आप होल्ड करते हैं उतने दिन आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये का स्टॉक है, 100 क्वांटिटी आपने खरीदी MTF से, और ब्रोकर ने आपको मार्जिन पर दिया, यानी कि आपने 25,000 रुपये लगाए, 75,000 आपको ब्रोकर ने दिए। वो तो लोन है, उसमें आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आप 1 महीने होल्ड करेंगे तो आपको ब्रेक इवन के लिए स्टॉक को 1% ऊपर चलना है। उसी तरीके से अगर आप 3 महीने 6 महीने जाएंगे तो 5 से 6% स्टॉक को ऊपर जाना है, तब जाके ब्रेक इवन होगा। अब यहां पे तो उल्टा हो रहा है, आपके स्टॉक्स जो है रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तरफ आपके लॉसेस बढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मार्जिन कॉल्स आ रहे हैं, फोर्स्ड सेलिंग हो रही है, इसने भी कंट्रीब्यूट किया है। और इसमें अगर आप बुक देखेंगे, जो क्लियर तो हमें नहीं पता चल पाता कि किस स्टॉक में कितनी पोजीशन है, लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़े कल्प्रिट स्टॉक्स हैं, जोमेटो है, सुजलॉन है, जियो फाइनेंस है, ITC है, और ये जो बड़े बड़े आपको फॉल्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये इसीलिए हो रहा है। वो भी एक रीज़न है कि स्टॉक धीरे धीरे गिरते गिरते ऐसे सिचुएशन पर आ गया है कि भाई अब वो ज़बरदस्ती ब्रोकर्स उसे बेच रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है। तो ये बड़ा टाइम बॉम्ब है, और रेगुलेटर ने ऐसा क्यों करने दिया, ये भी एक मतलब सोचने वाली बात है कि इसको पहले ही रोकना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। और रिटेल में क्या होता है ना कि देखो उनको इतनी समझ नहीं हो पाती है, उनकी गलती नहीं है, उनको सेल किया जाता है। दूसरी तरफ वो जो बाय हाई और सेल लो फिलॉसफी के लोग हैं, वो खरीदवाते हैं कि खरीदते रहो, सब बढ़िया है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है,
अरे मार्केट नहीं गिरेगा, हमेशा ऊपर जाएगा। पूरा एक जो कहते हैं ना कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि रिटेल वाला क्या करेगा, वो तो जहां जा रहा है नहीं नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ब्रोकर वाला उसे फोन कर रहा है, सर ये स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, ले लो जी। ले लिया उसने। उसको रिस्क को कोई बताने वाला होना चाहिए, भाई यहाँ पे रिस्क है, उसने इग्नोर किया, अब उसका वो प्राइस पे कर रहा है। सर ग्लोबल पोर्टफोलियो को लेके आपकी एक व्यूअर की क्वेरी आई है। सर डू यू प्रोवाइड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर यूएस इक्विटी? हाँ, हमने ग्लोबल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, अब सबके साथ मैंने शेयर किया था। तो उसमें हमने अलग अलग पैकेजेस बनाए हुए हैं। तो यूएस में क्या होता है कि आप कम कैपिटल से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक शेयर भी आप खरीद सकते हैं। तो एक पैकेज हमने रखा है जिसमें हम सिर्फ यूएस के स्टॉक्स ही कवर करेंगे, और बाकी जो है दूसरे जो है वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपिटल कितनी है। तो आप हमारी साइट को रेफ़र कर सकते हैं bulltrack.in/global, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर और कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सर ग्लोबल मार्केट में ऐसी कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं क्या जो आगे जाके एनवीडिया जैसी बड़ी स्टोरी बन सकती है? देखिए काफ़ी स्टोरीज़ है, काफ़ी स्टोरीज़ है, ख़ास करके रोबोटिक्स और ये ऑटोनोमस मोबिलिटी, फार्मास्यूटिकल्स, एआई, बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं कि लोग उनके बारे में जानते हैं। यही वहाँ के मार्केट्स की ब्यूटी है कि उन्होंने जो न्यू ग्रोथ स्टोरीज़ है उसको अडॉप्ट कर लिया है। हमारे यहाँ इसका अभाव है, और हमारे यहाँ वही जाता है जिसके पास बहुत कैपिटल होता है। तो आप देखेंगे एआई में भी बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, जबकि वहाँ पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके की जो स्टोरीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवीडिया, अब ये तो काफ़ी टाइम से कंपनी है। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो 2017-18 तक तो कोई इसे जानता नहीं था, लेकिन वो काम कर रहे थे। अब सोचिए जिन्होंने उस स्टॉक को 10 रुपये 15 रुपये पे खरीदा, किस तरीके का उन्हें ड्रामेटिक रिटर्न मिला। तो ऐसी स्टोरीज को आप पकड़ने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। पहला फायदा क्या होता है कि अगर वो क्लिक कर गया, अगर उसने आपको प्रूव कर दिया, कोई भी आप मेटा ले लीजिए, अमेजॉन ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, किसी ना किसी स्टेज में वो ऐसी सिचुएशन में थी, तो वो फिर आपके मल्टी बैगर्स बन जाते हैं, ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएशन होता है। लेकिन ऐसा ये बात भी सही है कि काफ़ी कंपनीज फ्लॉप भी हो जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं, जैसा कि .com में हुआ। सो आपको बहुत केयरफुली पिक करना पड़ेगा। यूजुअली जब अनप्रूवन कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, उसको पिक करने में थोड़ा रिस्क होता है, ओके। इसलिए बहुत ठुक बजा के काम करना चाहिए या फिर उसे एज अ गैम्बल लेना चाहिए। तो ऐसी एक कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। मैंने अभी इसमें पोजीशन नहीं बनाई है, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर डेवलपमेंट। कंपनी कुछ चीज़ों पे काम कर रही है, अगर मुझे उसमें सक्सेस दिखता है होता हुआ तो मैं भी उसमें इन्वेस्ट करूँगा। आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा एडवेंचरस मत बनिए। आपके पैसे ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये क्लिक कर गई तो फिर ये बड़ी कंपनी बनेगी। और इसके बारे में एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। है तो ये छोटा स्टॉक, 4.5 डॉलर्स के आसपास का है यूएस का स्टॉक, बट इसमें 90% इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस का है, जिसमें वैनगार्ड और ब्लैक रॉक सारे घुसे हुए, सब उन्होंने स्टॉक भर के, क्योंकि उनके पास तो देखो बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, तो उन्होंने 200-300 मिलियन टाइप लगा दिए, ओके। अगर आई एम श्योर उनको कहीं ना कहीं कुछ खबर भी होगी, और उनका मैनेजमेंट भी ज़बरदस्त है। उन्होंने नए सीईओ को भी हायर किया है, काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी, मुझे काफ़ी होप है। और ये कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है? ये फार्मास्यूटिकल्स पे जो रिसर्च होता है, उस रिसर्च को स्पीड अप करती है यूजिंग एआई। एनवीडिया ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है,
करीब 50 बिलियन इन्वेस्ट किया है, और अगर ये सक्सेसफुल हुई तो एनवीडिया और भी लगाएगा पैसे। एनवीडिया का नेक्स्ट जो ग्रोथ है फार्मा सेक्टर में ही होने वाला है। सो लॉट्स ऑफ प्रॉमिस इन दिस कंपनी, और बट अगेन ये स्टॉक जीरो हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखें। स्टॉक का नाम है रिकर्शन फार्मास्यूटिकल्स, करीब $5 के आसपास का है। बट देखिए ये रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्टॉक जीरो हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आपको जाके खरीदना है। सर एक ऑडियंस का सवाल ले लेते हैं। One thing is not clear that market is fall more compared to yesterday, but FII, FPI and DII is sell is less compared to yesterday. Can you explain this झोल? देखो मार्केट में हम कहते हैं दो शेयर हैं, एक DII और एक FII, लेकिन एक तीसरा एक अदृश्य शक्ति भी है, वो रिसेंट जो न्यूज़ फ्लो है उससे कनेक्टेड है, और वो भी इन दोनों से कम पावरफुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका भी देखिए कंट्रीब्यूशन है। साथ में देखिए हमें ध्यान में रखना है कि FIIs की जो नेट फिगर होती है वो तो बाइंग माइनस सेलिंग होती है। तो अगर उन्होंने सेलिंग ज़्यादा कर दिया इंडेक्स के स्टॉक्स में तो मार्केट गिरेगा। हो सकता है उन्होंने इंडेक्स में ज़्यादा सेल किया और स्मॉल कैप मिड कैप को खरीदा ज़्यादा, तो क्या हुआ, आपकी नेट सेलिंग फिगर कम आ गई। लेकिन चूंकि इंडेक्स में उन्होंने ज़्यादा सेल किया तो मार्केट ज़्यादा गिरा। तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि FII की कम आए, क्योंकि हम नेट फिगर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो एक तो ये रीज़न है, और दूसरा मैं जैसा कहा कि एक जो इनविजिबल फोर्स है उसका भी काम हो सकता है इसको लेकर। But sir, what about the budget? अच्छा आया तो 26,500 क्रॉस। आगे क्यों नहीं हो सकता है? अगर कुछ बहुत ही रिवोल्यूशनरी कुछ कर दिया तो क्यों नहीं हो सकता है? ओके, और वैसे भी देखो हम अपने मार्केट्स में देखते हैं कि न्यूज़ ड्रिवन होता है। कोई भी एक न्यूज़ आती है उसको लेकर खूब शोर मचाया जाता है मीडिया में, खूब यूट्यूब वीडियोस बनाए जाते हैं, और फिर उससे रिटेल इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि मार्केट चढ़ता हुआ दिखता है। फिर ये सब ड्रामा 2-3 हफ्ते चलता है और फिर वही कहानी हमें देखने को मिलती है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो आज की डेट में देखिए मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है, इसके क्लूज भी निकलते, तो मार्केट को देखो कहीं ना कहीं से तो भनक पड़ी जाती है। ओके, सो ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्केट का सवाल आज नहीं पूछेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है और मंडे को छुट्टी भी है, तो वी विल ट्राई कि उससे पहले हम मार्केट का वीडियो डाल दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।